बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूँ हमजा तारिक और मैं हूँ आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। और जो लोग उठे हुए हैं, वैसे काफ़ी ज़्यादा लोग जो हमारे पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पर उठे होते हैं लोग, तो वो मौसम को खूब इंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि मौसम जो है बहुत अच्छा है। और जिस तरह मैं आ रही थी तब हमजा में देख रही थी दरख्तों के जो पत्ते हैं वो इतने साफ़ सुथरे धुले धुलाए लग रहे थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। अच्छा, एक मैं रिसर्च भी पढ़ रही थी इसी से रिलेटेड ना, कि कुछ लोग होते हैं, नहीं साफ़ पत्तों से नहीं, दरख्तों से रिलेटेड क्योंकि बहुत सारे वालिदैन जो होते हैं और बड़े जो होते हैं वो बच्चों को दरख्तों के पास जाने से मना करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि एक रिसर्च की गई है लंदन में। उन्होंने कहा कि जो बच्चों को, अगर आप लोग बचपन में जिस तरह बच्चे होते हैं दरख्तों पे खेलते हैं, उनके पास जाते हैं, तो उधर आप जाने दीजिए उनके पास, क्योंकि इस तरह जिस तरह दरख्तों की शाखें बड़ी होती हैं, इसी तरह जो बच्चा है उसके दिमाग में नशोनुमा भी करता है। इसी तरह उसकी जो दिमाग है ज़्यादा अच्छे तरीके से नशोनुमा करता है, बेहतरीन तरीके से उसकी शाख दर शाख जिस तरह दरख्त की नशोनुमा हो रही होती है, इसी तरह बच्चों के दिमागी जो नशोनुमा है वो भी उसमें ज़्यादा इजाफा होता है। मुनफरिद किस्म की एक ये तहकीक है, ये रिसर्च है, और इसमें बच्चे जो लिए गए तकरीबन 3,500 के करीब बच्चे मौजूद थे इसके अंदर, और उनकी जो एज ब्रैकेट भी ली गई वो 7 साल से ज़्यादा उम्र के 13 साल की उम्र तक के बच्चे जो हैं उनको लिया गया था। 3,500 बच्चे, और उनके हवाले से ये देखा गया। फिर इस रिसर्च को यहाँ तक महदूद नहीं किया गया। जो आम तौर पर बात की जाती है उन तमाम चीज़ों को उन्होंने अंदर लिया। वो क्या किया जी, ग्रीनरी की तरफ गए। उन्होंने बच्चों को कहा कि आप ग्रीनरी में रहें, और फिर उनको कहा कि जी कि आप जो है समुंदर को, पानी को देखें। तो ये तमाम चीज़ें कि इनको देखने से सुकून मिलता है, इस तरह की चीज़ें थी। तो ये देखा गया कि ज़हनी तौर पर कुछ ज़्यादा असर बाकी फैक्टर्स का नहीं पड़ा जिनको आम तौर पर फॉलो किया जाता है, लेकिन जिसको हम फॉलो नहीं कर रहे होते, दरख्तों के साथ बच्चे खेल रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि उसके बैठ गए हैं जाके साए के, बच्चे खेल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, मतलब शाखों पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो, उसमें फिर ये है कि जिस तरह वो कहते हैं ना कि दरख्तों की शाखें जो हैं वो ग्रो करती हैं, शाख दर शाख दरख्त जो है वो बड़ा होता है। इसी तरह जो बच्चे का जो मेंटल अपनी कह लें उसकी हेल्थ है वो भी इसी तरह इंक्रीज होती है, शाख दर शाख उसमें इजाफा होता है। अच्छा, इसका असर वैसे बड़ा अच्छा पड़ा है बच्चों के ऊपर, जो उन्होंने रिसर्च उन्होंने देखा कि जी के बेहतर और जो है बच्चे जो हैं वो बेहतर तरीके से बच्चे एक्टिव भी हो जाते हैं। खैर उसमें ये भी बात की गई है, नॉर्वे की एक साथ रिसर्च का भी जिक्र किया गया, और उन्होंने भी उस रिसर्च में तकरीबन यही चीज़ देखी थी कि हाँ मुस्बत असर पड़ता है। मुस्बत असरात क्या पड़ते हैं वो नहीं देखे गए थे, अब मुस्बत असरात क्या पड़ते हैं वो भी उन्होंने बताया। खैर ये रिसर्च है, अगर आपको लगे कि आपका दिल माने कि बच्चों को भेज देना चाहिए, और एज देख लीजिएगा, 7 साल से छोटे बच्चे उन्होंने नहीं भेजे, उन्होंने उसके अंदर शामिल नहीं किए। वो जो सैंपल साइज़ है उसके अंदर ये एज शामिल नहीं थी, तो 7 साल से बड़ी उम्र के बच्चे थे। बाकी अगर आपका ज़हन माने तो जिस तरह से इकरा को आज दरख्त अच्छे लग रहे हैं तो आप बच्चों को वहाँ पर खेलने के लिए भेज सकते हैं। हम सबसे पहले कोरोना वायरस की बात करेंगे। सूरत हाल अब आप सब भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, और कोरोना वायरस ने फिर से ज़ोर पकड़ लिया और केसेस में तेज़ी से अब इजाफा हो रहा है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ को भी कहा गया है कि आलमी वबा ने जकड़ लिया है, वो भी कोविड का शिकार हो गए और उन्होंने अपने आप को क्वारंटीना भी कर लिया है। उन्होंने अपना टेस्ट करवाया था जो कि पॉजिटिव आया, उसके बाद उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया। उधर सिंध हुकूमत की अगर बात करें तो कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र कराची में मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर शुरू कर दिया गया। और हम मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से देख रहे हैं कि ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि जो मुकम्मल लॉकडाउन है वो लगाया जाए, और कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 30% से भी तजावुज़ कर चुकी है, और जुमे को सुबाई टास्क फोर्स इजलास में लॉकडाउन का हतमी फैसला कहा जा रहा है कि वो कर लिया जाएगा। और पीएमए ने कराची में मुकम्मल लॉकडाउन का मुतालबा किया है, और पीएमए ये कह रही है कि हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना केसेस की शरह 30% है, लेकिन बड़ी तादाद में लोग हैं जो कोरोना टेस्ट ही नहीं करवा रहे होते। ये तो हमें पता है, हमें तो उन लोगों के डेटा पता है कि जो इस वक्त टेस्ट करवा रहे हैं और वो शामिल हो रहे हैं उसके अंदर, लेकिन बड़ी तादाद में लोग पीएमए की जानिब से कहा जा रहा है कि टेस्ट ही नहीं करवा रहे। अगर उनको भी शामिल कर लें तो ये शरह 40% से भी शायद ज़्यादा, यानी कि आप कह लें कि हाफ से थोड़ा सा कम है, 10% ही कम है, यानी कि इतनी ज़्यादा जो आवाम है वो इसका शिकार हो रही है। एसोसिएशन का कहना था कि अस्पतालों में जगह भी नहीं है, जगह भर गई है, अब जो गुंजाइश है वो ख़त्म हो गई है। तमाम लोग जो SOPs पर अमल करें, हुकूमत को क्योंकि सख्त इक़दाम करना होंगे। उन्होंने ये भी कहा ताकि लोग जो हैं वो अपनी हिफाजत कर सकें, उनकी जानों की हिफाजत की जा सके। अच्छा, अब जो डेल्टा वायरस है वो
पंजाब में भी दस्तक देने लगे। हमने कराची की सूरत हाल तो देखी थी, अब सूबे में भारतीय डेल्टा वायरस के केसेस की तादाद 180 तक पहुंच गई है और सबसे ज़्यादा केसेस लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में रिपोर्ट होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मुस्बत केसेस की शरह जब आपको बताई जाती है 30%, यानी कि जब आपको बताई जा रही है, इसका मतलब क्या होता है? यानी कि अगर 100 लोगों ने जाकर टेस्ट करवाया था तो उनमें से 30 लोगों को कोरोना वायरस निकला है, वो कोरोना वायरस में मुब्तला हुए हैं। ये मतलब इसका मतलब ये होता है कि इतने ज़्यादा है। अब हम गुज़श्ता 24 घंटों की बात करें, NCOC ने जो डेटा जारी किया है, 76 कीमती जानें कोरोना वायरस की वजह से जो है हमसे जुदा हो गई हैं। 76 कीमती जाने हैं और 4497 केसेस आए हैं, यानी कि तकरीबन 4500 4,500 केसेस आए हैं और मुस्बत केसेस की शरह 7.53%, यानी कि रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जा रही है। मुस्बत केसेस की जो शरह है, सूरत हाल इस यहाँ तक पहुँच गई है कि इतने ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि एहतियात नहीं की जा रही है, SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा, वैक्सीन नहीं लगवाई जा रही, प्लेसेस पे बिल्कुल मास्क भी नहीं इस्तेमाल किया जा रहा और वैक्सीन की तरफ तो लोग बहुत ही कम है, चूँकि उसकी रफ्तार जो बहुत कम है। वैसे असद उमर साहब ने कल डेटा शेयर किया कि बड़ी तादाद में जो वैक्सीनेशन ड्राइव जारी है, गवर्नमेंट की कोशिश तो है, लेकिन आप लोग खुदारा अब जो है ये जो आपके जहन में सवालात आ रहे हैं ना, उनको छोड़ दें। पूरी दुनिया ने खुद को एक वक्त आना है वैक्सीनेट करवाने, और अगर साल 2 साल बाद सारों ने वैक्सीनेट हो ही जाना है तो आप अभी करवा लें, आपके पास तो मुयस्सर भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह से है हम कोविड से बच सकते हैं। इसी सारी सूरत पर हम बात कर लेते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अस्पताल डॉक्टर अब्दुल बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। सिंध में कोरोना की सूरत हाल किस कदर खतरनाक हो चुकी है और आप क्या समझते हैं इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है वो काफ़ी सुस्त है, लोग वैक्सीनेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध में जो चौथी लहर है, जो डेल्टा वेरिएंट और कोविड डेल्टा वेरिएंट की वजह से बहुत भयानक सूरत इख्तियार कर चुका है। आपने जैसे देखा होगा, सुना भी होगा कि 30% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट हो चुका है। अस्पतालों में बहुत रश है, बहुत ज़्यादा अस्पताल बन चुके हैं। जो बड़े हॉस्पिटल हैं, जैसे आरा खान है, जो सिविक सेंटर में एक्सपो सेंटर है, उसके बाद इन्फेक्शस डिजीज हॉस्पिटल है, ये तक पूरे भरे हुए हैं। इसमें कोई बेड नहीं है, एक्स्ट्रा बेड लगाए गए हैं। इसके अलावा जिला हॉस्पिटल में भी और सिविल हॉस्पिटल में भी तकरीबन 80% ऑक्यूपेंसी हो चुकी है। कुछ छोटे हॉस्पिटल में जगह है और इसमें से ज़्यादातर लोग जो वो हैं जिनके वैक्सीनेटेड नहीं है। 90% लोग ऐसे हैं जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है। 10% लोग वो हैं जो कि वैक्सीनेशन जिनको वैक्सीनेशन हुई है, सिंगल डोज लगी है या डबल डोज लग चुकी है। लेकिन ये जो मरीज़ हैं इनको जो है ना इतनी सीरियस बीमारी नहीं है, ये लोग माइल्ड केसेस हैं और छोटे लोअर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है इनकी। और ये इसलिए मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा वैक्सीनेशन करा ले। पाकिस्तान में मुफ्त फराहम की जा रही है, काफ़ी सेंटर्स मौजूद हैं जहाँ पर रश भी नहीं है। आप लोग जाएँ, पाकिस्तान की हुकूमत और सिंध हुकूमत ने बड़े अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। आप सब लोग जाके उसके अंदर अपनी वैक्सीनेशन कराएं, जिसके अंदर आप इख्तियार में जो लोग हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस वक्त, अगर हम अपने हेल्थ के निज़ाम पर देखें, मौजूदा जो सूरत हाल है, आप देख रहे हैं कि मुनासिब सहूलियात इस वक्त सूबे में मौजूद हैं। ऑक्सीजन की बात कर ली जाए, वेंटिलेटर्स की बात कर ली जाए, तो वो मुनासिब तादाद में मौजूद हैं या फिर वो भी ऑक्यूपाइड हैं? सिंध में जो सहूलियात इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है इस वक्त तक, अभी वेंटिलेटर पे लोग कम हैं। वेंटिलेटर पे तकरीबन 96 मरीज ऐसे हैं जो वेंटिलेटर के ऊपर मौजूद है मुख्तलिफ अस्पतालों के दौरान। वेंटिलेटर की कुल तादाद कोई तकरीबन 450 के करीब मौजूद है वेंटिलेटर्स की। तो इसका मतलब ये है कि 350 वेंटिलेटर्स अभी खाली मौजूद हैं। ठीक है, ज़्यादा मरीजों को जो है ना HDU की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन जिस तरीके से ये दबाव बढ़ रहा है ये चीज़ें बढ़ सकती हैं। इसके लिए पिछले दिनों एक मीटिंग, मंगल के दिन एक मीटिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर हाउस के दौरान, चीफ मिनिस्टर हाउस में, जहाँ पर मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के, प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग भी मौजूद थे, पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल मौजूद थे। तो यही इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि खुदा न खास्ता अगर ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो हम उसके लिए क्या क्या तैयारी करेंगे। तो तमाम हॉस्पिटल्स जो अब तैयारी कर रहे हैं कि अपनी बेड की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, चाहे वो ITU की हो चाहे वेंटिलेटर्स की हो। प्राइवेट हॉस्पिटल से भी ये कहा गया है कि वो अपनी कैपेसिटी। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे हल्के बात करें लॉकडाउन की, तो कोरोना की जो मौजूदा सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं शहर में लॉकडाउन लगाना नागुज़ीर हो चुका है और मौजूदा पाबंदियां जिस तरह से लगाई गई हैं उन पर सही तरीके से अमल दरामद भी हो रहा है? कोविड की जो सूरत हाल जिससे सिंध गुजर रहा है, खास तौर पर कराची में, क्योंकि मेजॉरिटी जो केसेस हैं कराची के अंदर मौजूद हैं,
और ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मौजूद है क्योंकि जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम सब लोग हैं। हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है ना एहतियात नहीं कर रहे, SOPs पे अमल नहीं कर रहे, बिला ज़रूरत घर से बाहर निकल रहे, मास्क शाज़ो नाज़िल लोग पहनते हुए नज़र आ रहे हैं और हमारी ही वजह से ये लहर आई है। ये जो नई लहर आई है ये हमारी ही वजह से आई है। और जो कोई भी लॉकडाउन, किसी किस्म का लॉकडाउन इफेक्टिव नहीं हो सकता जब तक हम दिल से तैयार ना हो। अब दिल से तैयार ना हो, हम अपने आप को डिसिप्लिन ना करें तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो सूरत हाल हुई, मंगल के दिन हमने रिव्यू किया था कुछ जो इस मंडे से जो कुछ पाबंदियाँ लगाई गई थी कि मार्केट्स को 6 बजे तक बंद कर दिया जाए, शाम को सुबह 6 से शाम तक खोला गया। इसी तरीके से शादी हॉल्स पे पाबंदी लगा दी गई थी, इंडोर डाइनिंग के ऊपर पाबंदी लगा दी गई, आउटडोर डाइनिंग पे पाबंदी लगा दी गई है। और मंगल के दिन ये फैसला हुआ था कि हम लोग जुमे के दिन फिर रिव्यू करेंगे और जो सूरत हाल रही अगर कैसी इसी तरह बढ़ते रहें तो मुझे लगता है कि हुकूमत को कुछ सख्त फैसले करने होंगे और हो सकता है कि हमको कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े 15 दिन के लिए। लेकिन अगर हम लोग एहतियात करें, हम लोग अगर डिसिप्लिन का मुजाहरा करें, हम लोग जो है ना जिम्मेदारी का सबूत अदा करें इंशाल्लाह ये ठीक है। डॉक्टर साहब ये भी ज़रा बताइएगा कि अब हम लोगों को बात करता हुआ देखते हैं, वो लोग जो वैक्सीन के हक़ में नहीं हैं वो दूसरों को ये बात कर रहे होते हैं कि फ़लाँ शख्स ने भी वैक्सीन लगवाई थी लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद भी देखिए वो तो कोरोना वायरस में मुब्तला हो गया। ये मुख्तलिफ किस तरीके से हैं कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई है और जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी हुई, ये दोनों केसेस किस तरह से मुख्तलिफ हैं? और मोर्टेलिटी रेट का भी बताइएगा। आप देख रहे हैं कि इस दफ़ा जो है कुछ उसमें बेहतरी है, वो रेट कम है, यानी कि वैक्सीनेशन के बाद कम अमवात हो रही हैं? इस वक्त जितना कोविड के मरीज जो दाखिल अस्पतालों में दाखिल हैं उसमें 90% लोग वो हैं जो कि वैक्सीन नहीं लगाई जिन्होंने, और सिर्फ 10% वो लोग हैं जो वैक्सीनेटेड हैं, या सिंगल डोज लगी है या डबल डोज लगी हुई है। और इनके अंदर जो है बीमारी जितनी शिद्दत की इख्तियार नहीं कर रही, ये लोग सिंपल 2 लीटर 4 लीटर ऑक्सीजन के ऊपर हैं और 1-2 दिन के अंदर ही वापस घर चले जाते हैं। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट, और इसी तरह मॉर्टेलिटी जो है जो वैक्सीनेटेड लोगों में बहुत कम है, बिल्कुल ना होने के बराबर है, समझे कि ना होने के बराबर है। इसीलिए मैं आप सबसे इल्तमास करता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के आप लोगों से कहता हूँ कि खुदारा आप SOPs पे अमल करें, मास्क को पहने। अब हमको कोविड के साथ जीना सीखना होगा। ये जो मास्क है आपके लिबास का एक हिस्सा बन जाएगा, इसको बना के रखें, SOPs पे अमल करें, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले, गैदरिंग्स में ना जाएं, रश वाले इलाके में ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने हाथों को साफ रखें और इसी तरीके से वैक्सीन लगाएं। कोई भी वैक्सीन, जो वैक्सीन अवेलेबल है वो लगा लें, ये प्रोटेक्शन देती है, ये आपको प्रोटेक्ट करती है। इसके साथ अगर खुदा न खास्ता अगर आपको कोई इसके बावजूद भी अगर आपको कोरोना हुआ तो वो बहुत माइल्ड होगा, आपको हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और खुदा न खास्ता आपकी मौत हुआ नहीं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और जो सिंध की ख़ास तौर पर सूरत हाल है उस बारे में उन्होंने हमें बताया। सूरत हाल बहुत ही जो है हम कहें कि ख़राब हो चुकी है और वहाँ पर अब डॉक्टर साहब भी यही कह रहे हैं कि अगर मज़ीद अब एहतियात न की गई तो सख्त फैसलों के अलावा तो ऑप्शन ही बाकी नहीं रहा। अच्छा, हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आवाम से, उन्होंने कहा मैं हाथ जोड़ के लोगों से है जो अपील कर रहा हूँ कि मास्क लगाएं, वैक्सीनेट अपने आप को कराएं, यानी कि इस हद तक वो रिक्वेस्ट करें। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि लोग इतने सीरियस नहीं ले रहे इन चीज़ों को, वैक्सीन को खास तौर पर। मतलब कि कोई ना कोई अंदर से ऐसा जवाब निकाला जाता है, ऐसी जो है ना, मतलब कि अपनी तरफ से मैं ये बात कर रहा हूँ कि लॉजिक निकाल रहे होते हैं। उनको लग रहा होता है कि हम बड़ी लॉजिकल गुफ्तगू कर रहे हैं, वैक्सीन ना लगाने के ऊपर लोगों को तरगीब दे रहे होते हैं। जी देखें, वैक्सीन ना लगवाएं, उससे 2 साल के अंदर ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। जी पहले आप लोग ये नहीं लगा, इसलिए नहीं जो है एहतियात कर रहे थे कि जो रात कब्र में है वो रात कब्र में है, और अब आप कह रहे हैं 2 साल में ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मतलब कि अजीब किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। फिर लोगों को ये कहा जा रहा है कि देखिए फ़लाँ शख्स को वैक्सीन, जब वज़ीर आज़म साहब ने वैक्सीन लगवाई 2 रोज़ के बाद उनका कोरोना पॉजिटिव आ गया, तब तो एक मुहिम शुरू कर दी गई। अरे भाई, आप पूरा उसको पढ़ तो लेंगे, आपको कितनी देर लगती है कि उसके अंदर आपने दोनों डोजेज लगवानी है, इतनी कुव्वत मुदाफ़ा पैदा हो सकती है उसके और फिर जब माहिरीन ये बात कर रहे हैं कि जिस शख्स ने वैक्सीन लगवाई है
उसके ऊपर बहुत मामूली असर होता बहुत है। मामूली, एग्जैक्टली। अब जिस तरह से डेथ रेट हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, वो उन लोगों की डेथ्स हो रही है, ये भी कहा जा रहा है रिपोर्ट्स में कि उन लोगों की सिर्फ डेथ्स हो रही है जो कि वैक्सीनेटेड नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ कि वैक्सीन लगाने से जो डेथ रेट है वो कम हो जाता है। तो आप लोगों को अपनी जानों की हिफाजत खुद करें और अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा हम एहतियात खुद नहीं करते हैं, फिर जब गवर्नमेंट की जानिब से सख्ती की जाती है तो सारा मलबा किसी भी गवर्नमेंट की जानिब, मतलब वफाक की बात कर लें या हम सूबों की बात कर लें, फिर वो गवर्नमेंट पे मलबा डाल दिया जाता है कि जी कि देखें गवर्नमेंट तो है ही हमारी दुश्मन, गवर्नमेंट तो चाहती है सारा कुछ बंद हो जाए। कोई गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि सारा कुछ बंद हो जाए? ये भी पता नहीं किस किस्म की बात करें। खुदारा वैक्सीन लगवाएं और एहतियात बहुत ज़्यादा बरतें। हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं और ख़वातीन में जिनसी तशद्दुद और उन्हें हिरासा किए जाने के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। उनकी रोकथाम के लिए हुकूमत ने मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं और हमने बिल भी मुख्तलिफ देखे, लेकिन बदकिस्मती से ये संगीन होता हुआ मसला जहाँ मुल्क के लिए बदनामी का बायस बन रहा है, वहीं मुआशरे में भी एक बदनुमा रिवायत को जन्म दे रहा है। हम बहुत ज़्यादा परेशानी में, बिल्कुल ऐसे बहुत परेशानी में। और अगर हम बात कर लेते हैं नूर मुकद्दम केस की ही बात कर लें कि वो जिस तरह से उनका जो केस है पूरी कौम को एक बार फिर उसने हिला कर रख दिया है। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, ये बेरहम वाक़यात जो हैं उनका एक तसलसल है जो कि हमारी ज़मीरों को मुसलसल झंझोड़ रहा है। और बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट हमने देखे हैं, ना सिर्फ ये बल्कि हमने बच्चों के इतने इंसिडेंट्स देखे हैं, हमारे सामने इतने इस तरह के केसेस आए हैं। लेकिन चंद रोज़ कबल रावलपिंडी में जिस तरह से हम देखते हैं कि सफाक मुलजिम खातून से मुबैना ज़्यादती के बाद उसे और 14 माह के एक बच्चे को तेज़ धार आले से कत्ल कर देता है। वो भी बहुत ही आप कह लें कि मोटरवे का ज़ख्म अभी तक देख लें कि वो भी हमारे दिलों में उसी तरह से ताज़ा है। ख़वातीन के साथ ज़्यादती और तशद्दुद के वाक़यात एक बड़े अलमिए का रूप धारते जा रहे हैं और हम हर बार किसी भी नाखुशगवार सानहे के बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलता है, उस पर बातचीत होती है, चंद ट्वीट्स होती हैं या फेसबुक के ऊपर आप पोस्ट कर रहे होते हैं और फिर ये हमारा फ़र्ज़ पूरा हो जाता है। हम कहते हैं हमारा फ़र्ज़ है पूरा, और चले उससे फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं है कि मीडिया कैंपेन से, सोशल मीडिया पे ट्रेंड से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अगले साने का इंतज़ार होता है और फिर अगले साने के वक्त भी यही चीज़ करने की कोशिश की जा रही होती है, लेकिन ये कोई मसले का हल नहीं है। चले ये निशानदेही का तो एक तरीका हो सकता है, लेकिन हल नहीं है, बिल्कुल मसले का हल ये नहीं है जब तक क्योंकि हम मौसर कवानीन नहीं बनेंगे इनके ऊपर और अमल नहीं होगा। क्योंकि कवानीन तो बहुत बनते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात आए तो वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हमें होता दिखाई नहीं देता किसी भी चीज़ पर। जब तक ये अमल नहीं होगा, हवा की बेटी जो है इन हादसात का शिकार होती रहेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कवानीन हो और उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो। अच्छा, अब आप ख़ास तौर पर ख़वातीन की अगर पोस्ट देखें, ट्वीट्स देखें जो इस सारे वाक़े के दौरान हो रही हैं, तो वो इतनी ज़्यादा मतलब कि खौफनाक किस्म की हैं कि उनको किस तरह के डर हैं, उनके खौफ किस तरह के हैं, वो इनसिक्योर फील कर रही हैं। मतलब कि वो आप समझते, मतलब एक पोस्ट थी वो ये इस तरह से ट्वीट हुई कि मेरे और मेरी मौत के दरमियान सिर्फ एक शख्स की दूरी हो सकती है। ये तो कोई भी हो सकता है ना, ये मतलब आज ये है, लेकिन कवानीन बनाया हमने, बिल पास कर लिए, बिल बना दिए, पेश हो गए, फलां हो गया, अमल दरामद की तरह है। जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो कानून का तो कोई फ़ायदा नहीं, कानून का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और इस तरह के केसेस जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तादाद बढ़ती जा रही है और बारहा इसके ऊपर बातचीत भी होती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इनको कोई कंट्रोल नहीं हो रहा इन चीज़ों के ऊपर ना। एक होता है कि कंट्रोल हो जाए इन चीज़ों के ऊपर कोई, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन भी लिया जाता है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी सूरत हाल ये है कि हर दिन एक नया केस सामने आता है, हर एक दिन एक ऐसा सानहा आता है जो कि हम लोगों को हमारे दिमागों पर जो है ना नकूश छोड़ देता है। ठीक है, इस हवाले से हमने देखा था इस्लामाबाद से एक और केस भी आया था, उस्मान मिर्ज़ा का केस आपने देखा था, वो जो मतलब कि हिरासा भी किया गया, उसके बाद वीडियोस बनाई गई और बाद में उसको टेस्ट केस बनाने के लिए अभी हमें पता है कि जो चीज़ें चल रही हैं उसका फॉलोअप भी गाहे बगाहे लिया जा रहा होता है और वो हम जानते हैं कि इस तरह के केसेस सामने आए। एक तो इनको टेस्ट केस वाकई तौर पर ऐसा बनाना होगा कि अगली दफ़ा कोई भी जो शख्स है ये जुर्रत ही ना कर सके कि वो इस तरह का जुर्म कर रहा हो। और दूसरी चीज़ ये है कि हम किस तरीके से अपने माशरे को सेफ़ बनाएंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वर्क प्लेस हो या कोई भी जगह हो, रास्ते में गुजरते हुए हमने कितनी वीडियो। अच्छा, ये चीज़ जो है इनफरादी तौर पर होनी चाहिए ना, हर शख्स, ये नहीं कि हम कहते हैं कि कानून बनाना चाहिए, लेकिन इंसान में अपने आप में इंसानियत भी होती है, अखलाकियात भी होती हैं, तो इनफरादी तौर पर जो है इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है और ऐसे कवानीन और ऐसी चीज़ें बनाने की ज़रूरत है हमारे मुल्क में, जो कि मेरा ख्याल है कि इस तरह के केसेस जो हैं, इस तरह की जो लोगों की जहनीत है वो
चेंज हो सके। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हैं और इस हवाले से हम तो यही बात कर रहे हैं कि कवानीन मौजूद हों, उनकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी बेहतर हो। अब कई लोग ऐसे हैं कि जो रिपोर्ट ही नहीं करना चाह रहे होते और वो इतने मुख्तलिफ प्रोसीजर की वजह से रिपोर्ट नहीं करना चाह रहे होते। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो रिपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे होते कि पता नहीं कितनी बदनामी होगी। ये सारी वो चीज़ें हैं, लेकिन अगर कानून की अमलदारी होगी तो शायद ये वाले जो दिमाग में खदशात हैं, ये सवालात आ जाते हैं, वो नहीं होंगे। कानून की अमलदारी ना होने की वजह से ये सारी जो चीज़ें हैं वो हो रही होती हैं कि होगा तो कुछ भी नहीं एंड पे, तो हमें कोई इससे फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। खैर, इस पर हम मज़ीद बात भी करेंगे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। क्योंकि मौसम लाहौर का अच्छा है और जिस तरह हमने कल इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, तो आज क्या सूरत हाल है वो उस पर हम बात करते हैं। वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफ़ानी बारिश ने तबाही तो मचाई। गुज़श्ता रोज़ हम देखते हैं कि अलग से बारिश से वफाकी दारकूमत के पोस्ट इलाके पानी में डूबे हुए नजर आए। जी, ये मुतअद्दिद गाड़ियाँ भी हमने सैलाबी रैले में बहती हुई देखी हैं और जो सैलाबी सूरत हाल वहाँ पर पैदा हो गई थी। खैर, और चंद घंटे तक लगातार बारिश हुई तो गलियाँ भी ज़ेरे आब आ गई। F10 और E11 सेक्टर की बात कर ली जाए, सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। ये आप इस वक्त देख भी सक रहे हैं कि जो सूरत हाल है, पानी घरों और प्लाजों में दाखिल हो गया था। सड़कें और गलियाँ तालाब का मंजर पेश कर रही थी और E11 के जो घर की बेसमेंट में माँ और 8 साल का बच्चा है वो भी जान ये बड़े अफसोसनाक एक वाक़या कल पेश आया है कि इसमें 2 डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं और सूरत हाल जो थी इस तरह की, इस पर शहरी इंतज़ामिया और जो रेस्क्यू इदारे हैं वो तो शहरी जो है ना वो इंतज़ामिया और जो रेस्क्यू इदारे उनके खिलाफ फट पड़े थे और उनके खिलाफ काफ़ी बोल रहे थे, एहतजाज किया जा रहा था। जबकि शहरियों ने इस्लामाबाद जैसे इलाके में सैलाबी कैफियत को इंतज़ामिया की नाअहली करार दिया है। अच्छा, इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि नालों से तजावुज़ात हटाने का, सफाई का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था और रावलपिंडी में भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए थे और नाला लई में पानी की सतह 21.5 फीट तक बुलंद होने पर पाक फौज के दस्ते इंतज़ामिया की मदद को पहुंच गए और ISPR के मुताबिक तो ये जो सूरत हाल है इसे निपटने के लिए हंगामी मनसूबाबंदी भी कर ली गई। अच्छा, बिल्कुल ऐसी। और पाक फौज के जो दस्ते हैं वो भी इमदादी कामों में शरीक रहे। उन्होंने ये भी बताया। इसके अलावा वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब जो है वो बारिश के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लेने नाला लई पहुँचे और उन्होंने कहा कि जी 90 रोज़ में नाला लई पर जो है काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने वादा किया है आवाम से वहाँ पर पहुँच। मतलब कि देखा जाए साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का दौर था वहाँ, तब से ये मामला चलता आ रहा है। इसका उन्होंने खैर जिक्र खुद भी किया। उन्होंने कहा कि 20 साल से हम इस पे लगे हुए हैं और अब तो मेरी ज़िंदगी का आखिरी मकसद यही रह गया है। अच्छा, वैसे नाला लई की सूरत हाल हमेशा से हम देखा ऐसे ही रही है। जब भी मतलब ये कह रहे हैं हर 20 साल बाद जो है ना ये तकरीबन उन्होंने कहा कि जी कि ये जाने ले जाता है नाला लई। शेख रशीद साहब वहाँ पर पहुँचे थे। खैर, अब मौजूदा सूरत हाल क्या है उस पर बात कर लेंगे। मरियम मलिक वहाँ पर। मरियम, आगाह कीजिएगा, आज इस्लामाबाद का मौसम कैसा है और कल की जो सारी सिचुएशन थी जो हमने अभी जिक्र भी किया जिसका, वो कुछ कंट्रोल में? जी बिल्कुल हमजा, मुल्क भर में मानसून की बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। अगरचे कि इन हालिया बारिशों से दर्जा हरारत में कमी वाक़ हुई है, शिद्दत में भी कमी हुई है और कहीं ये बारिश जो है किसी के लिए रहमत बनकर साबित हुई है लेकिन किसी के लिए रहमत बनकर भी साबित हुई है। क्योंकि कल इस्लामाबाद के पॉश तरीन सेक्टर D12 और E11-2 में जो था, कल जो नदी नाले थे उनमें तुग़यानी आने के बायस बारिशों का पानी घरों में दाखिल हो गया और जिसके बाद हलाकतें भी हमारे सामने आई थी। अफसोसनाक ये वाक़या है कि कल 5 बजे के करीब मानसून की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था और बिल्कुल इन घरों के साथ ही कुछ चंद कदम जो है उसके फासले पर ही नाला है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, उसकी कोई हदूद नहीं है। वो मुँह तक भर जाने के बायस वो घरों में पीछे से दाखिल हुआ, दीवारें तोड़कर दाखिल हुआ, जिसके वक्त शहरी जो थे अपने घरों में सो रहे थे। ये मैं वो वाक़या बता रही हूँ जो कल विटनेस थी, मैंने देखा, जिनके साथ ये मामला पेश आया था। उन्होंने कहा कि बच्चे सोए हुए थे और जिन मैट्रेसेस पे सोए हुए थे वो मैट्रेसेस छत पर जाके लगे, बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। शहरियों ने अपने मदद आप के तहत अपने आप को रेस्क्यू किया, मोहल्ले वाले आए थे, उन्होंने आके बच्चों को रेस्क्यू किया। 3 बच्चों को बचा लिया गया लेकिन
दो बच्चे, दो क्या एक जो थी वालिदा उन बच्चों की, उनकी डेथ उधर ही मौके पर हो गई और बच्चे की भी जो हलाकत थी उधर मौके पर हो गई। बाकियों को अस्पताल ले जाया गया और जिसके बायस वो बच सके हैं। और अभी जो है सूरत हाल की बात अगर की जाए तो वहाँ से पूरी जहाँ इलाका है E11 का, बेसमेंट्स पानी से बिल्कुल भर चुकी हैं और नकासी का अमल जो है वो जारी है। इमदादी टीमों की अगर बात की जाए तो कल 5 बजे करीब ये वाक़या पेश आया। शहरी कॉल्स करते रहे लेकिन 2 घंटे के बाद जाकर वो वहाँ पर पहुँचे। जब हलाकतें हो चुकी थी तब कोई फ़ायदा नहीं था। मेन रीज़न जो बताई जा रही है कि वहाँ पर जो नाला है उस नाले को गैर कानूनी तौर पर CDA ने नक्शा पास कराया और उसको इस जो सेक्टर है इसको तामीर किया गया है। E11 का जो सेक्टर है बेसिकली ये नाला है जिस पर उसको पक्का करके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की गई है, जिसकी वजह से हलाकतें हुई हैं। 2001 में भी ऐसा ही सैलाब हमें देखने में आया था और उसके बाद इसको कोई बॉदर नहीं किया गया, ना इसके ऊपर कोई इंतजाम किए गए। ताहम दोबारा वाक़या हमारे सामने कल हमें ये देखने में वाक़या आया। महकमा मौसमियात का भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि उनकी जानिब से कल कहा जा रहा था एक कॉन्फ्लिक्ट आपने भी सुना होगा कि क्लाउड बर्स्ट की बात की जा रही थी कि ये क्लाउड बर्स्ट है और कोई कहता है ये क्लाउड बर्स्ट नहीं है। हमजा शफकात ने सबसे पहले क्लाउड बर्स्ट के बारे में ट्वीट की थी, उन्होंने कहा था कि ये क्लाउड बर्स्ट है। बेसिकली क्लाउड बर्स्ट वही होता है कि थोड़े टाइम में ज़्यादा बारिश हो जाए उसको क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। ये उसी की एक किस्म है। लेकिन महकमा मौसमियात की ऑफिशियल्स के आपस में ही कोई इत्तेफाक नहीं है। कोई इसको क्लाउड बर्स्ट का नाम देता है, कोई क्लाउड बर्स्ट का नाम नहीं दे रहा। ये क्या कंफ्यूजन है इस बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मरियम, आप हमें तमाम तर सूरत हाल पर आगाह करी थी, आपका बहुत शुक्रिया। इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। तर्जुमान CDA राना शकील असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। राना साहब, मूसलाधार बारिश से सबसे ज़्यादा हमने देखा कि इस्लामाबाद का जो इलाका है सेक्टर E11 वो मुतासिर हुआ है। महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद भी बारिशों की पेशगोई की गई है। मज़ीद किसी नुकसान से बचने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जैसे ही CDA को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी इत्तला मिली, इन नुकसानात की जो बारिश की बड़ी तेज़ फ्लड की सूरत में बारिश होने के बाद आया, तो वो टीमें हमारी मौके पर पहुंची और वो काम जारी है। वो तकरीबन सारा दिन लगाकर जिन बेसमेंट्स के अंदर पानी घुस गया था या जो इलाके उस नाले के रास्ते में आने की वजह से ज़ेरे आब आए हैं, वो उन्हें क्लियर किया गया है। और इसके अलावा बाकी तमाम इस्लामाबाद जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर है, उसमें कोई इशू नहीं। अगली जो बारिश की हमारी पेशिन गोइयाँ हैं वो हम अपने जो एरियाज़ हैं जिनमें CDA सर्विसेज मुहैया कर रही है उन एरियाज़ के अंदर CDA ने मुकम्मल इंतजामात किए हुए हैं। CDA की मशीनरी, CDA के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ शिफ्टों में काम कर रहे हैं। हमारा एमरजेंसी का जो एक कॉन्टेक्ट नंबर है, राब्ता नंबर है, वो मौजूद है। एमरजेंसी सेल बनाया जा चुका है और तमाम शहरियों को ये बताया गया है। मसाजिद के ज़रिए भी ये ऐलान किया जा रहा है उन एरियाज़ में जो नशेबी एरियाज़ हैं कि वो खाली किए जाएँ। और दूसरे बाकी जो स्पिलवेज वगैरह हमारे डैम के हैं वो भी खोल दिए गए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश ये है कि इस तरह का कोई और नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। शकील साहब, इस्लामाबाद में जो तूफ़ानी बारिश का बायस है, ये क्लाउड बस्ट है या नहीं है, अभी ये एक नई बहस शुरू हो गई है। इंतज़ामिया कुछ कह रही है, महकमा मौसमियात कुछ कह रहा है, मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। आम आदमी तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मतलब जब 200-300 मिलीलीटर से ज़्यादा बारिश होगी तो वो आम आदमी इसको क्लाउड बर्स्ट भी कह देता है। क्लाउड बर्स्ट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है ये तो महकमा मौसमियात वाले ही बता सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से ये टोरेंशियल रेन्स हैं, अनप्रेसिडेंटेड रेन्स हैं, यानी जो आम बारिश जिसको हम मानसून की बारिश कहते हैं, ये उससे कई गुना ज़्यादा ये बारिश हुई है। अच्छा शकील साहब, सेक्टर E11 हाउसिंग सोसाइटीज़ पर मुश्तमिल सेक्टर है और ये CDA के ज़ेर इंतज़ाम नहीं है, तो क्या सोसाइटी इंतज़ामिया की नाकिस करदगी के बायस ये सैलाबी सूरत हाल जो कल पैदा हुई हमने देखी उनकी वजह से है ये? जी बिल्कुल यही है और इस पे सोसाइटी को हम लिखे। इसमें मैं एक और बड़ी आपको अहम बात बताता चलूँ जो अभी तक शायद मीडिया पे नहीं आई, वो ये है कि ये सोसाइटी जो मेडिकल प्रोफेशनल सोसाइटी थी जिसके अंदर ये वाक़या पेश आया, इस सोसाइटी का लेआउट प्लान जो है वो ऑलरेडी कैंसिल किया हुआ है CDA ने और इसको NOC जारी नहीं किया हुआ। इन पे पहले भी CDA की ये रिजर्वेशंस थी कि इन्होंने जो अपनी सड़कें हैं या जो एरियाज़ हैं वो नाले की जगह पे
या नाले की ज़मीन के साथ बनाए हैं, जिससे ये ख़तरा था कि इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है। लेकिन इन्होंने वहाँ उसके वो कुछ जो टेक्निकल स्टडीज़ वगैरह जो दी थी, ये काफ़ी अर्सा CDA के साथ इनका मसला चलता रहा, लेकिन ताहाल CDA ने भी इनको NOC जारी नहीं किया। लोग हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी सोसाइटीज़ जो इलीगल सोसाइटीज़ हैं जिनका NOC इशू नहीं हुआ, लोग वहाँ पर प्लॉट्स भी खरीद रहे हैं, लोग वहाँ पर घर भी बना रहे हैं। CDA ने अब इस पे तकरीबन ये पिछले 6 महीने से हमने ये किया है कि CDA की वेबसाइट के ऊपर हमने ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन सी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिन्हें CDA ने NOC जारी किया हुआ है, और लोग किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले CDA की वेबसाइट से उसको कंफर्म कर लें कि इस सोसाइटी का NOC जारी हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ अब जहाँ तक इस इंतज़ामिया की गफलत का ताल्लुक है, यकीनन इसके ऊपर भी इंक्वायरी भी होगी, और जो लीगल कार्रवाई है, जो भी कानूनी कार्रवाई है, सब ये भी बता दीजिएगा इस बार इस्लामाबाद के नालों की जो है वो एक्चुअल सूरत हाल क्या है, सफाई की जा रही है, किन नालों में ज़्यादा तुग़यानी है, CDA क्या कर रहा है इस हवाले से? इस साल हमने ये किया है कि अभी ये मौसम बरसात के आने से पहले हमने इस्लामाबाद के तमाम नालों की प्रॉपर सफाई की है। सिर्फ सफाई नहीं की, उनकी जो साइडें हैं उनको पुख्ता किया है, वहाँ स्टोन पिचिंग की है, उनके जो नीचे बेस है, जो फर्श है, उसे पुख्ता किया है, ताकि अगर कोई डैब्रिस या कोई कूड़ा करकट या इस तरह की चीज़ जो ज़ाहिर है शहरी फेंकते हैं, उन्हें और तो कोई नहीं फेंकता नालों के अंदर, कि वो चीज़ें अगर उसमें आती हैं तो उन्हें आसानी से मशीनरी के ज़रिए या ह्यूमन इंटरवेंशन के ज़रिए उसको साफ़ किया जा सके। पहले नालों की सफाई बड़ा मुश्किल अमल होता था, बड़ा मुश्किल काम होता था, लेकिन अब जब हमने नालों की साइड्स को पुख्ता कर दिया है, स्टोन पिचिंग कर दी है, तो उससे न सिर्फ ये कि पानी को गुजरने का स्मूथ रास्ता मिल रहा है, बल्कि उससे नालों की सफाई का काम भी बहुत आसान हो जाता है। ज़ाहिर है जब बारिश आती है तो बारिश के साथ मुख्तलिफ़ किस्म की जो जंगली जड़ी बूटियाँ हैं या जो डेब्रिस है जो साइडों पर पड़ा होता है, वो पानी उसको अपने साथ बहा कर ले आता है, तो वो अगर वो सबब बन सकता है नालों के चोक होने का, खासतौर पर उन जगहों से जहाँ पे नाले सड़कों के नीचे से गुजर रहे हैं या जहाँ पर कोई बॉक्स वगैरह कलवर्ट्स वगैरह बने हुए हैं। तो वहाँ हमने इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ये पिछले 6 महीने के अंदर हंगामी बुनियादों पर तमाम नालों को जो अब सूरत हाल है और जिस तरह से एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि बारिशों का अगला स्पेल भी इस तरह से ही आएगा, तो क्या मुतालिका इदारे जो हैं वो तैयार हैं, और क्या हुकाम इस हवाले से महकमा मौसमियात से भी राब्ते में? जी बिल्कुल तैयार हैं, और हमने हाई अलर्ट जारी किया हुआ है, रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 144 भी लगा दी है, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये हुआ था कि वो कुरंग रिवर में जब पानी ज़्यादा आ गया था तो कुछ लोग जो हैं वो उसमें नहाने के लिए निकल गए, तो उसमें भी 2-3 लोग जो हैं वो बड़ी कीमती जानों का ज़िया हुआ था। तो इस दफ़ा पुलिस इंतज़ामिया को भी उसमें हमने बताया है, और वो भी रेड अलर्ट पे हैं। 144 भी जारी की गई है। तमाम मुमकिना मकामात जहाँ पर ये ख़तरा है सैलाब के आने का, वहाँ पर हमारी मशीनरी और हमारे जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो मौजूद हैं। अल्लाह ताला जो है वो हमारी मदद करे, और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश ये है कि किसी भी ऐसी नागहानी आफत की सूरत में हम जल्द अज जल्द रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ स्टार्ट कर सके, वो इंशाअल्लाह ताला। ठीक है शकील साहब, ये भी बताइएगा, गुज़श्ता रोज़ जब ये सारी सूरत हाल पैदा हुई उस वक्त शहरी बहुत ज़्यादा नाला नज़र आ रहे थे इंतज़ामिया से भी। इस्लामाबाद के शहरी एमरजेंसी की सूरत में इंतज़ामिया से किस तरह रब्ता कर सकते हैं? जी, इसमें CDA ने 24 आवर्स के लिए अपना कंप्लेंट सेंटर बनाया है। CDA की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपको ईमेल की सहूलत भी मिलेगी, वहाँ पर आपको फ़ोन की सहूलत भी मिलेगी, और जो हमारा इमरजेंसी रूम है उसके नंबर्स भी वहाँ पर डिस्प्ले किए हुए हैं। वो वहाँ पर कोई भी कंप्लेंट जब आती है CDA की तो उस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाता है। जो मुतलका महकमे है, सैनिटेशन का है या ड्रेनेज का है या एनवायरनमेंट का है, कहीं कोई दरख्त गिरता है या कहीं कोई या जो बिजली का है पावर आउटेज की सूरत में, तो वो इमीडिएटली हमारा कंट्रोल रूम जो है वो मुतलका महकमे को इसकी इत्तला देता है, और राउंड द क्लॉक जो हमने लोगों की ड्यूटियां लगाई हैं वो इंशाअल्लाह ताला इस सूरत हाल में
निमटने के लिए वो तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील साहब, आप सब सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। अच्छा, ये सारी सूरत हाल तो है, लेकिन सवालात ये पैदा होते हैं यहाँ पर कि जिस वक्त ये तजावुज़ात कायम की जा रही होती हैं उस वक्त क्यों नहीं कुछ किया गया। अब असद उमर साहब की भी एक ट्वीट इस हवाले से सामने आई है कि जी जो तजावुज़ात हैं उनको गिराया जाएगा। खैर देखेंगे कि उसमें क्या मामला बनता है और क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। अभी हम महकमे मौसमियात का मौक़िफ़ भी लेंगे इस सूरत हाल के ऊपर। क्या पहले से नहीं बताया गया था? अगर बताया गया था, ये कोई अलर्ट जारी किया गया था, ये क्लाउड बस्ट है या नहीं है, इस तरह की जो कन्फ्यूजन्स पैदा हो रही हैं। डायरेक्टर महकमे मौसमियात सरदार सरफराज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार सरफराज साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये तो बताया जाता है कि बारिश होगी, मुतवक्के है, हम आपसे जानते भी रहते हैं, लेकिन इतनी बारिश हो जाएगी, इतने हालात ख़राब हो जाएंगे, इस तरह के खदशात इंतज़ामिया को बताए जाते हैं? ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में, पिंडी में जो सिचुएशन बनी, पहले से बताया गया था? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, ये जो बारिश तो कल सुबह हुई और इसके लिए जो फोरकास्ट इशू की गई थी, इस्लामाबाद ऑफिस ने इशू की थी 26 जुलाई को। अच्छा। और उसमें मेंशन अभी भी वेबसाइट पे मौजूद है, आप भी देख सकते हैं। उसमें मेंशन किया गया था कि इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर, लाहौर, गुजरांवाला, जितने भी बड़े शहर हैं उन सब का नाम लेके कि जी इनमें हैवी फॉल्स, हैवी टू वेरी हैवी फॉल्स का मतलब यही होता है कि यानी उसको अगर इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर्स हम लें तो 80 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश जो है उसको हम वेरी हैवी फॉल कहते हैं। तो उसमें ये मेंशन किया जाता है, क्लाउड बर्स्ट का नाम तो नहीं लिया जाता, लेकिन ये मेंशन किया जाता है कि हैवी टू वेरी हैवी फॉल्स होंगे किसी जगह पर, और उसके नतीजे में लो लाइंग एरियाज़ में पानी आ जाएगा और अर्बन फ्लडिंग या फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है। ये जिक्र किया गया था 26 को। अच्छा सरदार साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोडिक्शन पाई जा रही, कहा जा रहा था कि कल ये जो इस्लामाबाद की सूरत हाल थी क्लाउड बर्स्ट था, तो आप क्या कहेंगे? क्लाउड बर्स्ट नहीं था, हैवी रेन्स थी सिर्फ। और ये सर क्लाउड बर्स्ट होता क्या, इसकी ज़रा डेफिनेशन भी बता दीजिए कि शायद डीसी साहब कुछ और समझ रहे हैं, आम लोग कुछ और समझ रहे हैं, या कुछ नहीं है, हैवी रेन हो तो क्लाउड बर्स्ट ही होता है? देखिए, क्लाउड बर्स्ट की कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं है, मतलब डिपेंड करता है कि किस एरिया में कितनी, यानी बहुत थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश पड़ जाए, यानी कोई आप कह लें कि 15-20 मिनट में अगर कोई 50-60 मिलीमीटर बारिश पड़ जाए तो उसे आप कह सकते हैं कि क्लाउड बर्स्ट है। लेकिन ये कि कल वजाहत की गई थी उसकी भी मेरे ख्याल में एक्सप्लेनेशन अभी वेबसाइट पे भी मौजूद है, उसमें भी शेयर हुई थी जगह जगह हमारे पीएमडी इस्लामाबाद ऑफिस ने। तो उसमें यही जिक्र किया गया था कि विद इन 1 आवर अगर 200 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा बारिश हो जाए प्रॉपरली, उसे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। अब ये देखिए इस जगह के करीब जो गोलरा स्टेशन है वहाँ पर 103 मिलीमीटर बारिश हुई रिकॉर्ड इस 1.5 घंटे के दौरान, और उससे ज़्यादा हुई सैदपुर में 123-124 मिलीमीटर वहाँ रिकॉर्ड हुई थी। तो बाकी किसी इस्लामाबाद के किसी एरिया में इस तरह की सिचुएशन नहीं हुई, सिर्फ इस पर्टिकुलर। यानी कि ये वाली जो बहस है इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है कि क्लाउड बर्स्ट था या नहीं था, इसके ऊपर वजाहत का भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, लेकिन मामला सिर्फ एक अहम यही आ जाता है कि क्या मेट ऑफिस की जानिब से बता दिया गया था कि इतनी हैवी रेन होगी, और वो आप कह रहे हैं कि हमने 26 जुलाई को इस्लामाबाद ऑफिस ने बता दिया था, इतनी हैवी रेन का ही सर बताया गया था कि इतनी हैवी रेन हो जाएगी? देखिए, इतनी हैवी रेन से मुराद आपकी मेरी यही है कि जो कल जितनी कल हुई सर वो उससे मुख्तलिफ नहीं। उसमें आप पढ़ सकते हैं, जो आपकी एडवाइजरी है वो अभी तक मौजूद होगी वेबसाइट पर, और सबसे सारे स्टेक होल्डर से जिस दिन इशू की जाती है उसी दिन शेयर भी कर दी जाती है सबको, थ्रू ईमेल, थ्रू फैक्स, और अब तो व्हाट्सएप है तो फ़ौरन ही डिसेमिनेट हो जाती है। उसमें यही जिक्र किया गया था कि वेरी टू वेरी हैवी फॉल्स एट फ्यू प्लेसेज या एट टाइम्स एट प्लेसेज, इस तरह का जिक्र होता है। तो उसमें ये चीज़ तो जाहिर है। अच्छा, ये चीज़ सर यानी कि नहीं होती, या ये इसकी इंडिकेशन की ही नहीं जा सकती कि कितने मिलीमीटर बारिश इतने दौरानिये में हो सकती है, ऐसे ही है सर? नहीं, इंडिकेशन की जा सकती है बिल्कुल। अच्छा। उन्होंने कोई अगर पूछता है पर्टिकुलरली, लेकिन जो जनरल एडवाइजरी होती है या अलर्ट होता है उसमें इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर्स नहीं, लेकिन अब आप देखिएगा उसमें एडवाइजरी में साथ में इम्पैक्ट्स का भी इजाफा किया गया है कि इस रेनफॉल का इम्पैक्ट क्या होगा, ये विंड स्टॉर्म आता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो भी नीचे डिटेल लिखी होती है। अच्छा सर, अभी आने वाले दिनों में इस्लामाबाद रावलपिंडी के मौसम की खास तौर पे बात कर लें, वो कैसा रहेगा? आज बारिश का इम्कान है, कितनी बारिश हो सकती है? देखिए, आज भी इम्कान है, ये स्पेल अभी 3-4 दिन तक है, ऑन एंड ऑफ होता रहेगा, कभी भी इसमें वक्फा रहेगा। ये पूरे यानी वहाँ से पिंडी इस्लामाबाद से नीचे फिर अब लाहौर में जैसे रात में बारिश हुई, और लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, मियांवाली से होते होते बिल्कुल मुल्तान, बावलपुर, डीजी खान और नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान के जो इलाके हैं, ज़ोक, मुलू,
और इन सब इलाकों में सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और जो गुज़श्ता रोज़ की सारी सूरत हाल है उस हवाले से उनका ये कहना है कि मेट ऑफिस की जानिब से 26 तारीख को ही ये बता दिया गया था कि हैवी रेन, बिल्कुल हैवी रेंस हो सकती हैं। खैर आगे वो इदारों की बात है कि उन्होंने उसके ऊपर क्यों नहीं कोई अमल दरामद किया। खैर आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2021 की मंजूरी दे दी और पॉलिसी के नफाज, उमूर की निगरानी, हिकमत अमनी के तयन और इकदाम के लिए साइबर गवर्नेंस पॉलिसी कमेटी भी कायम कर दी गई। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए एडिशनल जो है स्पेक्ट्रम की नीलामी की भी मंजूरी दी गई और वफाकी वज़ीर अमीनुल हक साहब का कहना है कि इस पॉलिसी का अवलीन मकसद शहरियों, सरकारी और निजी इदारों के ऑनलाइन डेटा और मालूमात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना। अच्छा, पाकिस्तान में किसी इदारे पर साइबर हमले को कौमी सालमियत पर जारहियत तस्वुर किया जाएगा और वफाकी वज़ीर का ये भी कहना था कि साइबर हमले की सूरत में तमाम मतलूबा इक़दामात और जवाबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये अच्छा, सरकारी और निजी अगर हम सर्विस नेटवर्क्स की बात करें, साइबर सिक्योरिटी के अमल की बात करें, उसको मरबूत और मुस्तहकम किया जाएगा। इसी हवाले से एक और अच्छी खबर यह है कि IT सेक्टर में पाकिस्तान की बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, ये वाकई बहुत अच्छी खबर है कि जो साथ पोटेंशियल का कितना पता लगता है, बिल्कुल ऐसे ही है, कितने पोटेंशियल है। और हम कल भी एक रिपोर्ट शेयर कर रहे थे कि दूर दराज इलाकों में तो शायद अभी लोगों के पास वो सहूलियात ही मौजूद बिल्कुल ऐसी है। पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामदात है उसमें कहा जा रहा है कि 47.7% इजाफा और मुल्की तारीख में पहली मरतबा कहा जा रहा है कि IT बरामदात ने $2 अरब की सतह जो है वो उबूर कर ली। कितनी अच्छी बात। ऐसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर बराए टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमीनुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये सर, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2021 की मंजूरी दे दी गई। ये पॉलिसी है क्या, कुछ निकात चीता बता दीजिएगा। देखिए, बेशक मेरा ख्याल है कि 2016 में यह कमेटी बनाई गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में मिनिस्टर ऑफ IT ने तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद इसको जैसे कहते हैं मिनिस्टर ऑफ IT ने अप्रूव करके वेबसाइट पे भी डाला ताकि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इसके ऊपर इंटरेक्शन करना चाहता वो करे। और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे मास्टर कार्ड, माइक्रोसॉफ्ट और बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसके साथ इंटरेक्ट किया और 9 जून को मिनिस्टर ऑफ IT ने फाइनल कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि परसों मंगल के दिन ये कैबिनेट ने इसके अप्रूव कर दिया। इसकी जो मेन पॉइंट है कि वो मैं आपको अर्ज कर देता हूँ कि पाकिस्तान के जैसे कहते हैं तमाम सरकारी और निम सरकारी ऑनलाइन डाटा और मालूमात को तमाम चीज़ों को सिक्योर और सेव करना, ये सबसे बुनियादी जिम्मेदारी है। और इसके साथ साथ हमने क्या रखा, हमने रखा है कि साथ साथ प्रेस के ज़रिए जैसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों में साइबर सिक्योरिटी का अवेयरनेस को कैंपेन चलाना। साथ साथ हमने ये भी रखा हुआ है कि साइबर सिक्योरिटी माहिरीन को तैयार करना। इसके लिए हमने HEG के साथ, इन हायर एजुकेशन के साथ भी हमने कोऑर्डिनेट किया है ताकि इसके ऊपर भी BS की, MS की और PhD की डिग्री भी दी जा सके। इन तमाम चीज़ों पर काम जारी सारी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रखा है कि पाकिस्तान की जो तमाम पाकिस्तान की साइबर स्पेस को सेफ और सिक्योर बनाना है। उसमें 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। नंबर 1 कि गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को सेव करना। नंबर 2 जैसे कहते हैं कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जब मैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो डिफेंस भी शामिल हो जाता है, उसके अंदर पावर सेक्टर भी, बैंकिंग सेक्टर भी शामिल हो जाता है। तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ हमने क्या किया, हमने 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट और भी रखी है। इसमें हमने ये भी डाला है कि अगर पाकिस्तान के किसी भी साइबर इंस्टीट्यूशन पर हमला करने की कोशिश, जारियत करने की कोशिश की गई तो इसको पूरे पाकिस्तान की सालमियत पर जारियत तस्वुर किया जाएगा, फौरन क्विक एक्शन किया जाएगा। इसके लिए हमने 2 अदद कमेटी भी बनाई है जो कि सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए तमाम काम कर रही है, जिसमें बड़ी इंपॉर्टेंट जो कमेटी मैं चाहूंगा कि मैं आपको बता दूं वो है NCERT के नाम से, ये नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम बनाई गई है जो ऐसे मौके पर क्विक रिस्पॉन्स करेगी। जी अच्छा, अमीनुल हक साहब, जिस तरह से अपने इस पॉलिसी की बात की, पाकिस्तानी कौमी सलामती के मामला किस तरह से साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं और ये जो आप पॉलिसी आई एक वक्त की कितनी अहम ज़रूरत इसको समझते हैं आप? देखिए, ऑल्दो इट्स लेट, लेकिन कहते हैं ना कि बेटर टू बी लेट देन नेवर। तो हमने बिल्कुल सही नेशनल साइबर सिक्योरिटी पहली पॉलिसी हमने बनाई है। हम इस पे स्टडी करेंगे नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी। इस पे जहाँ जहाँ जरूरत महसूस होगी अगले 6 महीने पे, साल भर में इसमें अमेंडमेंट भी करेंगे। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रोजाना के बुनियाद पर पाकिस्तान के सरकारी निम सरकारी वेबसाइट पे 9 लाख से लेकर 10 लाख तक हैकिंग अटैक भी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्ट्री ऑफ IT अपने डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट NTC और मुख्तलिफ हल्कों के साथ मिलकर इन तमाम हैकिंग अटैक को नाकाम बनाती है। तो यस, हमें इस बात का अंदाज़ा है, हमें इस बात का तजुर्बा भी है, और हम इन तमाम साइबर, जैसे कहते हैं पाकिस्तान के तमाम साइबर स्पेस को रिलेटेड विद इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसको सेफ और सिक्योर करना हमारी अपनी जिम्मेदारी, और हम इसे बड़े अब तक बड़े खुशअस्लूबी के साथ सरंजाम भी दे रहे हैं। ठीक है अमीनुल हक साहब, मुल्क की तारीख में पहली मरतबा IT बरामदात ने $2 अरब की सतह को अबूर किया है। व्हाट अ न्यूज़, बहुत अच्छी न्यूज़ है ये, और इससे हमारे पोटेंशियल का भी पता लगता है। लेकिन अभी कल एक रिपोर्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि दूर दराज इलाकों में ख़ास तौर पे वो सहूलियात अभी मौजूद नहीं है, यानी कि इसको मज़ीद जो है बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए अब क्या किया जा रहा है? बिल्कुल, दोनों सवालों का मुख्तसर जवाब देता हूँ। नंबर 1, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर द पाकिस्तानी पीपल कि द वन एंड ओनली मिनिस्ट्री, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि टेक्सटाइल, आप सीमेंट देखेंगे, गंदम देखेंगे, किसी में भी कहीं पे 8%, 9%, 10% इजाफा हुआ है। द वन एंड ओनली मिनिस्ट्री जिसने 47.4% का IT एक्सपोर्ट का इजाफा किया। मुझे याद है कि 1 साल पहले कैबिनेट मीटिंग में मैंने वादा किया था कि 2 बिलियन को क्रॉस करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस किया, और आपके सामने आज ये ऐलान करता बड़े चैनल के जरिए कि 2023 जून तक का जो हमने टारगेट रखा वो $5 बिलियन का रखा। इंशाअल्लाह ताला हम उसे भी मुकम्मल करेंगे। हाँ, कनेक्टिविटी के हवाले से मिनिस्टर ऑफ IT का विजन मौजूद है। आप यकीन जाने कि अब तक 3 साल के अंदर कनेक्टिविटी, खासकर दूर दराज इलाके जो अंडर सर्वेरी है, यहाँ पर हमने 31 अरब रुपए के लागत से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट को लॉन्च किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, इनको लॉन्च किया गया। फिर आपका अमीनुल हक साहब, सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आज़ाद कश्मीर की शानदार फतह अभी तक इंजॉय कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, और अभी वही उसका जो है मतलब कि कहा जाए कि असरात ख़त्म नहीं हुए थे। गुज़श्ता रोज़ जो मतलब कि सियालकोट के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हुआ PP 38 का, वो भी कामयाबी, और वो बड़ी कामयाबी है। वो मुस्लिम लीग नून की जो है, कहा जाता था कि पक्की सीट है, और बड़े दावे किए जा रहे थे कि हम 8-10 हज़ार की लीड से तो लाजमी तौर पर जीतेंगे, लेकिन वहाँ पर बुरी तरह जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। हमने देखा कि अता तारड़ साहब का भी एक बयान आया कि अगर हम इस हल्के में ना जीत सके तो हम मेरा नाम तब्दील कर दीजिएगा। वो देखते हैं, खैर वो बड़ा ज़्यादा वो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। अच्छा खैर, इस सारे चीज़ के बाद जो PTI हुकूमत का एतमाद है इस वक्त बिल्कुल आसमान को छू रहा है, और इस कामयाबी के बाद तहरीक इंसाफ अब सिवाय सिंध के पूरे मुल्क में हुकूमत पर तो कायम होगी। हम आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की बिल्कुल बात कर रहे हैं। ऐसे ही है। हुक्मरान जमात ने अब नजरें जो है वो सिंध पर मरकूज कर ली। इस तमाम सूरत हाल के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सिंध के पार्टी रहनुमाओं और गवर्नर इमरान इस्माइल को इस्लामाबाद तलब कर लिया, और ज़रा ये बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जल्द कराची भी आएंगे। अच्छा, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है कि 13 साल में सिंध के लोगों की अब बस हो गई है, अब वो तब्दीली चाहते हैं, और इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने मुमताज़ भुट्टो के बेटे अमीर बख्श भुट्टो से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत के बात किया। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि सिंध ने जरदारी फैमिली को बेपनाह मौका दिया है, और अब मज़ीद जो है इक़्तिदार में वो नहीं रह सकेंगे। अब ये सारी सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली है, बात करेंगे। PTI के रहनुमा आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, जज्बा तो बिल्कुल आसमान तक बुलंद है। अब किस तरीके से ये कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं, कितना वक्त लग जाएगा, क्या प्लानिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? बहुत शुक्रिया 93 न्यूज़ का कि जिसने मुझे मौका दिया। देखिए, बात ये है कि यकीनन जज्बा हमारा बहुत हाई है, क्योंकि जैसे कि आपने अभी खुद ही अपना बताया है कि जी हमने जस्टा के ये सियालकोट का कल इलेक्शन PP 38 का भी जीता, उसके अलावा आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन भी हमने जीता। लेकिन जो गैप एक है वो पाकिस्तान में सिर्फ हमारे पास जो गैप है वो है सिंध का। और सिंध का अंदर भी मसला ये है कि अगर आप सिंध को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी कि सिंध इस वक्त जो है 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक उसका रूरल एरिया है और एक उसका अर्बन एरिया है। अच्छा, अर्बन एरिया से सिंध की हुकूमत जो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उसको कभी पेशराई नहीं मिली। चंद सीटें जरूर मिलती हैं, लेकिन जिस तरह की मिलनी चाहिए उस तरह नहीं मिली, ना माजी में मिली ना भी इस मौजूदा हुकूमत के दौरान है उनके पास। तो और हुकूमत तो हमेशा रूरल एरिया के लोग करते हैं, तो जिससे एक महरूमी का एहसास हो रहा है सिंध के अंदर, खासतौर पे कराची और हैदराबाद के लोगों के अंदर। तो उस गैप को खत्म करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और हमने इसलिए सरदार अरबाब रहीम को अपनी पार्टी के अंदर उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है, और हमने वेलकम किया कि वो सिंध के रूरल एरिया के अंदर
क्योंकि वो उनकी नफ्सियात को भी समझते हैं और क्योंकि वो वज़ीर आज़म भी रहे और एक नहायत ही नफीस और शरीफ इंसान है और क्योंकि वो उस कल्चर से भी वाकिफ़ हैं, तो उस वहाँ के जो लोग हैं वो इजीली कंफर्टेबली वो पार्टी को ज्वाइन भी करेंगे और उनका जो जाहिर बात है हर जगह का एक अपना अंदाज होता है, तो वो हमारा शहरी अंदाज नहीं है जो सिंध के अंदरूनी लोगों का है, तो वो उसको उस गैप को वो जो है वो फुल करेंगे। और क्योंकि लोग वहाँ पे मुंतज़िर हैं, मैं तो ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि बेशुमार लोग पार्टी में आना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी से खाइफ हैं, लेकिन वो कहते हैं यार हमें कोई कंफर्टेबल जोन नहीं मिल रहा। तो उस कंफर्टेबल जोन को पैदा करने के लिए अब अरबाब रहीम साहब हमारी पार्टी में आए और मुझे उम्मीद है कि जो भी जिम्मेदारी वो लेंगे और जो उन्होंने ज़ाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात के वक्त की होगी, जब उस वक्त उन्होंने शमूलियत की है पार्टी के अंदर, तो उन्होंने कुछ अपनी चीज़ें बताई होंगी, तो उन्हें एक बड़ा टास्क दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उन्हें अपना स्पेशल एडवाइजर टू सिंध बनाया है। तो यकीनन वो अपने इस किरदार में पूरा उतरेंगे और वो जो अंदरून सिंध के लोगों की भी महरूमी है। मैं आपको बताऊं क्योंकि आपके कैमरे की आंख से कोई चुपती नहीं है, 92 का कैमरा हर जगह होता है, हर छोटी छोटी बातों को वो निशानदेही कर रहा होता है, तो वो यकीनन उसने अंदरून सिंध के हालात को भी बताया होगा और ख़ास तौर पर लाड़काना जहाँ पर आप जान ये सब, जिस तरह अगर हम बात करें गुज़श्ता इंतखाबात की, तो वहाँ पर हमने देखा कि GDA के नाम से एक इत्तेहाद बना था, लेकिन उसकी खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं उस टाइम उसको मिल सकी थी। अब की बार क्या कोई नया इत्तेहाद भी वजूद में लाया जा सकता है? ऐसी भी बातें आ रही हैं सामने। अच्छा देखें, अगर आप पिछले इंतखाबात को देखेंगे, मैं फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ कि सक्खर का एक इलेक्शन था, यकीनन हारे, लेकिन जो हमारा कैंडिडेट था उसने वोट कितने लिए? 70,000 वोट लिए। तो इसी तरह हर जगह जो है सिंध के अंदर हमारे कैंडिडेट्स ने, GDA के कैंडिडेट्स ने बड़ी लंबी तादाद के अंदर, बड़ी ज़्यादा तादाद के अंदर वोट्स भी लिए। इसका मतलब है रेजिस्टेंस मौजूद है, लेकिन क्योंकि हुकूमत में रहते हुए और पिछले तकरीबन 13 साल से एक पार्टी की हुकूमत हो, तो वो उसका एक असर तो ज़रूर होता है। और उस वो जो मैं क्योंकि मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि जीतने के बाद मैं कहूँ मेरा इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ और हारने के बाद बोलूँ दिल्ली का सबसे बड़ा इलेक्शन था, तो मैं उस बात पर नहीं जाता, लेकिन सूरत हाल जो है वो माजी के जितने भी इलेक्शंस हैं वो आपके सामने, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब कोशिश ये करेंगे कि इस ट्रेंड को भी ख़त्म करें। जीतने वाला कहेगा कि मैं जीता हूँ, हारने वाला कहेगा मैं हारा हूँ, एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे और मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। ठीक है आफ्ताब जहांगीर साहब, लेकिन इसमें यह भी बताइएगा, क्या जिन लोगों से मुलाकात हो रही होगी उन सब लोगों को दावत दी जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाएं, या फिर अगर वो आज़ाद हैसियत में कोई अपना ग्रुप बनाकर सामने आना चाहें तो तब सिर्फ उनके साथ इत्तेहाद भी कायम किया जा सकता है? हर ऑप्शन खुली रखी जाएगी? जी यकीनन। देखिए बात यह है कि हम जिसको समझेंगे, जो जिम्मेदारी दी है सरदार साहब को, वो जिसको समझेंगे कि ये इम्पोर्टेंट आदमी भी है और ये थोड़ा बहुत जहन भी रखता है, तो उसको पार्टी में आने की दावत भी दी जाएगी और यकीनन दावत देनी भी चाहिए। ये सुन्नत भी है कि आप किसी को जो भी है, आप कोई अच्छा काम है कर रहे हैं तो उसकी दावत। लेकिन अगर कोई आज़ाद हैसियत से भी या इलेक्शंस के अंदर या वैसे भी कोई अलायंस के तौर पे भी हमारे साथ चलना चाहेगा, तो वो उस वक्त की सूरत हाल को देखते हुए एक फैसला करेंगे। सर यानी कि फैसला कर लिया कि अब इलेक्टेबल्स जो हैं वो सिंध से भी हमने शामिल करने हैं, अगर हमें इलेक्टेबल्स मिल जाते हैं, और ये अगले इलेक्शन की ही प्लानिंग हो रही है या फिर उससे पहले भी हम कुछ देख सकते हैं कि कुछ काया पलट जाए या कुछ प्रेशर ग्रुप बना लिया जाए? अच्छा देखिए, प्रेशर ग्रुप तो बन सकता है लेकिन काया नहीं पलट सकती, क्योंकि काया पलटने के लिए आपको तो अल्टीमेटली जाना ही इलेक्शन के अंदर है। तो मैं ये समझता हूँ 2023 की तैयारी करनी चाहिए और हमें 2023 को अपने दिमाग में फोकस रखना चाहिए। लेकिन देखें, जो आप बात कर रहे हैं इलेक्टेबल की, बात ये है कि जब हमारा कल्चर कुछ इस किस्म का हो गया है कि एक बरादरी हो या एक तगड़ा आदमी हो और उसके मुकाबले एक बहुत ही पढ़ा लिखा शख्स, लेकिन उसके पास वो वसाइल और वो बरादरी सिस्टम नहीं मौजूद, लेकिन लोग उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते, तो ये आपने उठा के देख लें, यकीनन जिसके पीछे या तो पार्टी का हाथ होगा या फिर उसका बरादरी होगी, ख़ानदान होगा, उसके अपने असर रसूख होगा, उसके पास वसाइल होंगे और वो इलाके का बड़ा होगा, तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो इसलिए हम भी कोशिश करेंगे कि उनमें से कोई अच्छे लोग जिनका असर रसूख भी है, जिनके पास सब कुछ मौजूद है और वो अपनी एक हैसियत भी रखते हैं, अगर वो शामिल हो जाए, उसके साथ पढ़े लिखे नौजवान भी हमारे साथ शामिल हों, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है।
अच्छा ठीक है, आफ्ताब जहांगीर साहब ज़रा ये बता दीजिएगा, फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, उनसे गवर्नर राज के हवाले से हमने सवाल किया, उन्होंने कहा कि मेरी तो राय यही है कि लगना चाहिए, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दीगर, वो कहते हैं कि नहीं ये सस्टेनेबल नहीं है। तो आप उनके किन दोस्तों में शामिल हैं जो ये कहते हैं कि ये सस्टेनेबल नहीं है, या आप भी कहते हैं कि नहीं गवर्नर राज एक ऑप्शन तो है, किसी वक्त इस्तेमाल हो सकती है? नहीं, मैं बिल्कुल इसके हद में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि जुमहूरी निज़ाम को मजबूत होना चाहिए और इलेक्शन अपने वक्त पर होना चाहिए। उसके बाद आवाम को फैसला करना चाहिए कि किसने डिलीवर किया है, किसने नहीं डिलीवर किया। लेकिन बदकिस्मत से देखिए, बात यह कि मैं कल भी एक प्रोग्राम में था, मैंने से कहा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के यहाँ हम एक दूसरे की मुखालफत पर इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह के इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। हम मैनिफेस्टो के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ते। हमें मैनिफेस्टो पर इलेक्शन लड़ना चाहिए कि हम ये करना चाहते हैं, ये हमारा इरादा है, और वो रिटर्न के अंदर वो एक एक वोटर के पास मौजूद हो। और जब वो इलेक्शन 5 साल पूरे हो जाएं तो वो वोटर देखे कि इसमें से कितना काम इन्होंने किया, कितना काम नहीं किया। अगर वो समझते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में जो उसके अंदर दिए गए नुकात थे उसमें से काम कर लिए, कुछ बाकी है, तो इन्हें एक और मौका दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ की सियासत डिफरेंट है, हमारे यहाँ सियासत का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट है। इसको चेंज होने की ज़रूरत है, इलेक्शन रिफॉर्म्स होने की सख्त ज़रूरत है ताकि मुल्क जमहूरी अंदाज में मजबूत हो। ठीक है आफ्ताब जहांगीर साहब, ज़रा ये भी बता दीजिएगा, अब जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि ये अल्टीमेटली 2023 के इलेक्शन के लिए सारी काविशें हो रही हैं, लेकिन सिंध की सूरत हाल की भी आप लोग बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इस 2 साल के अंदर भरपूर अपोजिशन कैसे की जाएगी कि कुछ तो बेहतरी आए हालात के अंदर? वो भी तो कोशिश करना साथ साथ ज़रूरी है, उसके लिए क्या किया जाएगा? अच्छा, उसके लिए देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जो कराची की हद तक मैं आपको बता रहा हूं कि कराची के अंदर जब तरक्याती काम शुरू किए हमने पिछले 2 साल से, हालांकि बहुत ही महदूद फंड है हमारे पास, वो भी हमने ज़बरदस्ती प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि जी, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, क्योंकि आपको भी पता है फिर वो अच्छा नहीं लगता कि बार बार एक ही बात की जाए कि जी 18वीं तरमीम। और ठीक है आफ्ताब जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, अभी हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और नाज़रीन, जिस तरह से दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 की हम बात कर रहे हैं, तो उस पर उसकी जो मुहिम के दौरान जहां बहक हुए थे हमारे पाकिस्तानी कोहपेमा अली सतपारा साहब, उनके साहबजादे साजिद सतपारा ने उनकी लाश K2 की बर्फ़ में ही उन्होंने कहा महफूज, उन्होंने ढूंढ तो ली थी लेकिन अब उन्होंने कहा कि महफूज कर दिया वहीं पर, अब उन्होंने महफूज भी कर दिया। अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा ने दूसरी बार K2 की चोटी सर भी की है, और ज़राए के मुताबिक साजिद सतपारा ने बगैर ऑक्सीजन के ये K2 सर किया है इस दफ़ा। ट्विटर पर अपने पैगाम में साजिद सतपारा ने ये बताया कि मैंने हमारे हीरो अली सतपारा की मैयत C4 पर अब महफूज कर दी है, और मैंने इस मौके पर पूरी कौम की जानिब से फातह खानी भी की। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर पाकिस्तानी झंडा भी उन्होंने लगाया, और उन्होंने कहा कि ये मैंने महफूज कर दी, और उस जगह पे झंडा पाकिस्तान का भी लगा दिया गया है, निशानदही के लिए किया गया। और उन्होंने कहा है कि इस काम में सारे में उनके जो साथी थे उन लोगों ने उनकी बहुत मदद की है, क्योंकि एक बड़ा मुश्किल काम था डेड बॉडी को नीचे लेके आना। तो C4 पे जब वो लेके आए, उनके साथ उनके दोस्त थे, उन्होंने उनकी मदद की और वो फिर उनको आसानी से वहाँ तक ले आए। हाँ, बॉटल नेक से वो नीचे लेके आए। अर्जेंटाइन के कोहपेमा ने उनकी बहुत मदद की है। साजिद सतपारा ने इस हवाले से मज़ीद तफसीलात तो नहीं बताई हैं कि आगे क्या फ़ैसला किया जाएगा या क्या किया गया है कि उनके वालिद अली सतपारा की मैयत को बाद में मुनासिब वक्त पे नीचे लाया जाएगा, नहीं लाया जाएगा, या वहीं पर वो तदफीन कर चुके हैं, महफूज करने की बात हो रही है। तो उस हवाले से वो कुछ क्लैरिटी नहीं है। ताहम इससे कबल भी काफ़ी ट्वीट्स की गई थी साजिद सतपारा की जानिब से। उन्होंने कहा कि अपने वालिद और उनके गुमशुदा साथियों के लिए मैंने एक बार फिर K2 की इस बुलंदी पर सुबह 8 तकरीबन 10 मिनट पर कदम रखा, और मैं कोहपेमाओं की लाशों को किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहा हूँ। ये पहले उन्होंने बताया था, और उसके बाद फिर उन्होंने ये ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा था कि उन्हें फौरी तौर पर नीचे ले जाना जो है मजीद
जानों को ख़तरे में डाले बगैर मुमकिन नहीं हो सकता, और लाशों को बाद में बगैर किसी नुकसान और ख़तरे के वापस ले जाने के इम्कानात के तहत इस मंसूबे पर फिर अमल किया जाएगा। और उन्होंने नौजवान कोपेमा ने एक और ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि मैं मोहब्बत और दुआओं के लिए पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतनी दुआएं की और कि वो ये मुहिम जो है एक अपील भी उन्होंने की है, अपील ये की है कि लाशों की कोई तस्वीर या वीडियो शेयर ना की जाए। और ये उन्होंने जो अपील की है ये K2 पे जो हैं कोपेमा हैं या बाकी लोग हैं उनके हवाले से उन्होंने ये बात की है कि कुछ शेयर ना की जाए क्योंकि ये तमाम अहले खाना और दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होगा। और उन्होंने भी तीनों की जो है कोई तस्वीर जो है वो नहीं दी है, बस ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये ट्वीट है और आप इस वक्त स्क्रीन पर वो देख सकते हैं। पाकिस्तानी झंडा आप देख सकते हैं कि ये वो मकाम है कि जिस महफूज उन्होंने किया है, वो निशानदेही भी हो सकेगी। और यकीनन साजिद सतपारा की हम बात करें तो वो इस मकाम को बेहतर तरीके से समझ भी सकते होंगे और उनको जो बेहतर लगा उन्होंने वहाँ पर। अच्छा, ये छोटी सी वीडियो भी उन्होंने जो है ना इस पिक्चर के साथ शेयर की थी, तो वो उस वीडियो को देख के भी बड़ा वो लग रहा था कि एक ना फीलिंग आई थी वहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही है। और मतलब कि क्या कहा जाए, मतलब बाप का जज्बा क्या था, अली सतपारा का जज्बा क्या था, बेटे का जज्बा आगे से क्या है। साजिद सतपारा की अगर हम बात करें तो बाप का जो ख्वाब था ऑक्सीजन के बगैर वो भी पूरा किया और नीचे आए दोबारा से और दूसरी मरतबा K2 सर किया उन्होंने। तो ये एक सिचुएशन आगे जिस तरह से साजिद सतपारा आएंगे उनसे हम बात भी करेंगे और शेयर भी करेंगे आपके साथ कि मज़ीद क्या फ़ैसले किए जाते हैं, क्योंकि तीनों की फैमिलीज़ ने ये फ़ैसला करना है कि मज़ीद ये ऑपरेशन किया जाएगा या फिर वहीं पर वो महफूज करके आए या फिर उनको दफना दिया गया है अली सतपारा को वहाँ पर। तो ये साजिद सतपारा ही फाइनल कंफर्मेशन भी जो है वो ही देंगे। खैर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कल के मैच के हवाले से। कल मैच पाया, आपको पता है शुरू तो हुआ था 9 ओवर्स का मैच कर दिया गया था पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का, लेकिन बारिश हो गई वहाँ पर। पहली बारी ली थी वेस्ट इंडीज़ ने, पाकिस्तान की बारी नहीं आई। लेकिन पाकिस्तान की बारी नहीं आई, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन थी, जिस तरह खेल पेश किया जाता पाकिस्तानी टीम की वजह से वो काफ़ी एक तो पॉजिटिव था और मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम जीत सकती थी। चलें अब अगला मैच 31 जुलाई को होगा, हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे